चलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जो भी कह सकते हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने चालू कर दिया था पढ़ना। क्या चालू कर दिया था, पहले एक बार रिपीट करो। वी हैव स्टार्टेड मैक्रो इकोनॉमिक पोर्शन। आप लोगों को याद होगा, तो हम लोग ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक के जो पोर्शन थे वो स्टार्ट कर चुके थे कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, बराबर है ना। उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स, इट इज स्टडी ऑफ नेशनल प्रॉब्लम्स, इट इज स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ऑल सेक्टर्स डिपेंडेंटली। हम हर सेक्टर को कंसिडर करते हैं जब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच जो है वो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। जीएसटी का एग्जांपल दिया था, नोटबंदी का एग्जांपल दिया था, कोरोना का एग्जांपल दिया था। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस रिलेटेड पढ़ेंगे, नहीं पढ़े अपन लोगों ने। और मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग छोटे छोटे से इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लार्ज लार्ज सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, भले वो सेक्टर इंडिविजुअल हो। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल फार्मर्स। ओके, सो बिग 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 सेक्टर्स। अगर कुछ, फॉर एग्जांपल, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई दिक्कत हुई, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू, बिकॉज वो पूरे देश को इम्पैक्ट करेगा, है ना। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक के, जो डेफिनेटली हम लोग को आने चाहिए, है ना। तो एक सेकंड, हाँ सही है। तो क्या फीचर्स है भैया? सबसे पहला है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। अब यार देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको समझेगा, बहुत बड़ा ही आसान है इसका पढ़ना, बड़ा ही आसान है, इजी नहीं है ये, सॉरी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। हंस मत देना इस पे, स्लिप ऑफ टंग होगी। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक के अलग अलग पॉइंट पे जाऊंगा, अलग अलग पॉइंट पे जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है उसमें, जो फीचर है उसका, वो है कि इट इज अ स्टडी ऑफ लार्ज एग्रीगेट। अब लार्ज एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? मैंने एग्रीगेट की मीनिंग बताया था आपको, टोटल या एक्सपेक्टेड टोटल। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भैया आगे जाके कोरोना के बाद में मंदी आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोगों की नौकरी जाएगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हो जाएंगे, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम है, शायद लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, प्राइस बढ़ रहा है मतलब महंगाई आएगी। तो एग्रीगेट मतलब द टोटल्स जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, करंट सिनेरियो देख के फ्यूचर को अंदाजा लगा, है ना। by observing current situation, by observing current situation for बोलो बोलो बोलो, for future prediction। कोरोना लास्ट लॉकडाउन लगा, हमको लगा कि पूरे डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, तो क्या अंदाजा लगाया हमने कि भाई आने वाले 3-4 महीने में इंडिया में मंदी आएगी, रिसेशन आएगा। जो आया जिसको हम नकार नहीं सकते, है ना। वो कैसे पता चला? क्योंकि उस वक्त करंट सिचुएशन क्या थी कि भाई एक नेचुरल, एक पैंडेमिक आया है ना। नेशनल पैंडेमिक बोलो, इंटरनेशनल बोलो, या नेचुरल पैंडेमिक बोलो, जो 2-3 साल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और जो हमारी हालत खराब कर देगा। तो वो करंट सिचुएशन थी, हमने फ्यूचर प्रोडिक्शन की। फ्यूचर प्रोडिक्शन एक्चुअली सही हुआ, इंडिया का जीडीपी गिरा, इंडिया की इनकम गिरी, सेविंग गिरी, लोगों के कंजम्पशन गिरे। कुछ सेक्टर के बड़े, खाने पीने के सेक्टर के बड़े, है ना, गोल्ड ऊपर नीचे होते रहा, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहा, ठीक है। कुछ सेक्टर के बड़े, ये मैं फूड इंडस्ट्री तो बूम पे थी, आईटी इंडस्ट्री बूम पे थी, फार्मेसी इंडस्ट्री बूम पे थी, बराबर है। तो हम लोग लार्ज एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज एग्रीगेट मतलब क्या, कौन कौन से लार्ज एग्रीगेट की बात कर रहा हूं मैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट, एग्जांपल दे रहा हूं, नेशनल इनकम, okay, the income which is earned by the residents, all the residents of this country, in the form of rent, interest, wages and profit। डिटेल में तो पढ़ने ही बाद में। सो देयर आर, नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लार्ज एग्रीगेट, दैट इज योर टोटल प्रोडक्शन of goods and
सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। आप समझ में आ रहा है कि भाई जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं टोटल सेविंग्स गिरी ना, लोगों की सेविंग गिरी, पैसा ही नहीं था तो सेविंग्स गिर गई। अब सेविंग्स ही नहीं होगी तो क्या गिरेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट। ये लार्ज एग्रीगेट्स ही तो है ना। और ये सब क्यों गिरा? क्या रीजन था इसके पीछे? रीजन क्या था, है ना? ये सेविंग्स क्यों गिरी, इन्वेस्टमेंट क्यों गिरा? कोरोना एक वन ऑफ द रीजन था, है ना। आपकी टोटल डिमांड गिरी, आपने चीजों को खरीदना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया, जिसको आप एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। अब डिमांड गिरी तो डेफिनेटली क्या गिरेगा? आपका टोटल सप्लाई। जब कुछ डिमांड ही नहीं होगी तो बना के क्या करोगे, बेच के क्या करोगे? तो ये एग्रीगेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लार्ज एग्रीगेट्स, ओके, है ना। अगर समझ में आया कि नहीं भाई? तो क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार पढ़ डालो कि हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स करते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज होल। एग्रीगेट कंसेप्ट के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ेंगे, किस रूप में पैसा कमाया जाता है देश के अंदर, किस रूप में प्रोडक्शन बनता है गुड्स एंड सर्विसेज, कितना रोजगार है, क्या प्राइस लेवल है, बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, इन्फ्लेशन के, डिफ्लेशन के, रिसेशन के, डिप्रेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, जैसे इंडिया में भी रिसेशन चालू है ना, ओके। और प्राइस लेवल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अगर आपका प्राइस लेवल बढ़ रहा है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का, डेफिनेटली इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, increase in price level, but it doesn't increase, it is decreasing day by day of all goods and services, it means it is a deflation or a recession if it is for a longer period of time। लंबे समय के लिए प्राइस गिरने लगे, मार्केट डाउन होने लगा, तो इट इज मोर अ रिसेशन, जैसे 9 महीने 10 महीने 12 महीने जो इंडिया में हुआ है ना। और अगर लंबे टाइम के लिए हो गया 1.5 2 2.5 साल के, तो डिप्रेशन के फेज में हम चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पहला फीचर था। दूसरा फीचर क्या बोल रहा है, आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली। दूसरा बोल रहा है कि जैसे हम लोग उसमें क्या पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वी स्टडीड प्राइस थ्योरी, द प्राइस ऑफ फैक्टर्स दैट इज लैंड लेबर कैपिटल, याद होगा आपको, एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। आई होप यू रिमेंबर, मेरे को लगता है आप लोगों को याद होगा। अब उसकी वो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ वेलफेयर, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर क्या होने वाला है? इनकम थ्योरी। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स basically it's all about national income, how all the individuals in this country earn the income. If that income decrease, that is a great concern for the country, बहुत दिक्कत वाली बात है। एंड इफ the income increase, बेस्ट है, फिर तो कंट्री के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। लोगों के पास अगर रियल इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है, तो फिर तो कोई इशू है नहीं, है ना। तो वो इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इनकम किस किस रूप में कमाया जाता है, ना आप समझ रहे हैं, वो पैसा कमाने के बाद कहाँ लगाया जाता है, यही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है। तो अगर हम लॉजिकली समझे, हम लोग पढ़ने के वाले, अगर हम बोले कि मैक्रो इकोनॉमिक का थ्योरी क्या है, क्या बेसिस है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक क्यों पढ़ते हैं, आप बोलेंगे इट बेसिकली डील विथ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, how income is earned by all the citizen or residents जो इंडिया में रह रहे हैं, by participating in production of goods and services। बराबर है ना। तो अगर ये नेशनल इनकम गिर रही है तो बिल्कुल पूरे एग्रीगेट्स गिरेंगे। फिर आपकी देखो, ध्यान दो, फिर आपकी सेविंग भी गिर रही होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी गिर रही होगी, आपकी इनकम भी गिर रही होगी, आप समझ रहे हो ना। और ये इनकम, नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है तो सब बढ़ेगा, मतलब आपकी इनकम भी है, आपका कंजम्पशन भी है, आपकी सेविंग भी है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, सब चीज बढ़ेगी, प्राइस लेवल भी बढ़ेंगे, चीजें महंगी होने लगेंगी ना। अगर लोग खर्च करेंगे तो डेफिनेटली लोगों के पास पैसा आएगा तो चीजें भी महंगी होगी। हुई थी ना, गोल्ड इतना महंगा क्यों गया? क्योंकि लोगों ने खर्च करना स्टार्ट कर दिया था। हमें गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हो जाती हैं, 40,000 की एक्टिवा 1 लाख में क्यों मिल रही है? क्योंकि लोग उसे खर्च कर रहे हैं, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ नेशनल इनकम, ध्यान देना, अर्न, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, है ना, एंड व्हाट चेंजेस हैपन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, और उसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो जो बिजनेस साइकिल में चेंज आती है तो नेशनल इनकम में भी चेंज आता है। बिजनेस साइकिल मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मंदी, है ना, रिसेशन, डिप्रेशन। जो क्या लिखा है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, किस रूप में पैसा कमाया जाता है, उसके डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि अलग अलग रूप में कमाया जाता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, कैसे मेथड है,
कौन सी मेथड है जिससे नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। तो अलग अलग साइड से हम वो चैप्टर पढ़ने वाले, बट आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने 1000 रुपए कमाए, अब सरकार को ये बात कैसे पता चलेगी कि मैंने 1000 रुपए कमाए? सुनो, या तो मैं खुद बताऊंगा, तो इसको बोलते हैं इनकम मेथड, इनकम टैक्स भर के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या वो अगर मैंने सरकार को बताया नहीं तो वो पैसा मैं खर्च करूंगा मार्केट में, तो एक्सपेंडिचर के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा मनी फ्लो में जाएगा ना, है ना, वो टैक्स सरकार को जाएगा जीएसटी के रूप में, कि भाई इतना मनी फ्लो आ रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज में। और अगर ये भी नहीं हुआ तो जितने के भी गुड्स बन रहे, ना मैंने खर्चा बताया, बिल नहीं बने एग्जाम्पल, ना मैंने इनकम बताया, तो जितने के भी गुड्स और सर्विसेज कहीं ना कहीं बन रहे होंगे ना फैक्ट्रीज में, तो वहां अगर उनकी वैल्यू बढ़ने लगेगी तो हम ऐसा मानेंगे कि लोगों के पास पैसा आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो हम ऐसे 3-4 मेथड के थ्रू पढ़ेंगे। और काय में डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक एक और चीज बताएगा कि क्या कारण है कि डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है। तो क्या कारण है सर? लोगों की इनकम, लोगों का एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर देश की प्रोडक्शन एक्टिविटी गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगी, क्योंकि इनकम होगी नहीं, उस वजह से सप्लाई भी गिरेगा। बराबर है नहीं बराबर है? क्या कारण है कि नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशंस आते हैं, है ना। और जब वो फ्लक्चुएशंस आते हैं तो वो बिजनेस साइकिल में जाता है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो मैंने बताया क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। नेशनल इनकम गिर रही है तो क्या होगा, डिफ्लेशन। लंबे समय के लिए गिरी तो रिसेशन, 2 साल के लिए गिर गई, 3 साल के लिए गिर गई तो डिप्रेशन। बराबर है ना। तो क्या कारण है नेशनल इनकम की कम ज्यादा होने के? बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी देश के अंदर अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इनकम भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया में इसलिए बोलते मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इंडिया के अंदर बनेगा तो इंडिया वाले कमाएंगे, है ना। कोरोना में हमको नुकसान हुआ, बहुत सारी चीजें बाहर चली गई। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? पक्का? ओके। सो नेशनल इनकम इज द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट, वेजेस एंड रेंट। ठीक है। तो नेशनल इनकम को हम मेजर करेंगे, कौन कौन सी मेथड से मेजर करेंगे बता दिया। एक इनकम मेथड जो मैं खुद बताऊंगा सरकार को, एक आउटपुट, अगर मैंने बताया नहीं तो आपको प्रोडक्शन की वैल्यू अगर बढ़ने लगी गुड्स एंड सर्विसेज की, उनके प्राइसेस बढ़ने लगे, मतलब इनकम आ रही है लोगों के पास। और एक एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करेंगे तो वो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में सरकार को दिखता है अगर मनी फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है। एंड डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंजेस आएंगे, एंड नेशनल इनकम में जो चेंजेस आएंगे उसके कारण, नेशनल इनकम में जो चेंजेस आएंगे वो कैसे दिखेगा? अगर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन के रूप में दिखेगा, कम हो रही है तो डिफ्लेशन के रूप में दिखेगा। ये हम लोग पढ़ने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स। सरकार यही तो कर रही है ना, यही तो पता कर रही है, उसी पे पॉलिसीज बना रही है। सरकार को अगर लग रहा है कि कम हो रही है तो सरकार ने देखो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, रेपो रेट। सरकार ने क्या कर दिया, ईएमआई आगे बढ़ा दिया, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स का स्लैब कम कर दिया। एग्जांपल दे रहा हूं, छूट दे दिया आपको। और अगर वही बढ़ती तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता कि अच्छा पैसा लो लोगों से, क्योंकि लोगों का परचेसिंग पावर स्ट्रॉन्ग है। टैक्स बढ़ाता, ईएमआई बढ़ाता। समझ रहे हो? पॉलिसी ऐसी बनती। अब जैसे हम लोगों ने क्या पढ़े थे बताओ, पार्शियल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कितने लोगों को याद है? यस सर, बिल्कुल याद है। हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था सर? कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। एंड जहां दो वेरिएबल मीट करते हैं, अदर वेरिएबल अज्यूमिंग कांस्टेंट, बिकॉज वो इंडिविजुअल की स्टडी है। और हम इसलिए भी वो अदर वेरिएबल कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि फिर हम एक प्रॉपर सिंगल कंक्लूजन पे नहीं आ पाए, जो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ा, है ना। अब हम यहाँ पर वर्ड क्या है? जनरल इक्विलिब्रियम। एक सिंपल सा लॉजिक है, जनरली ऑल दी फैक्टर्स या वेरिएबल्स भी आप कह सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम में आएंगे, है ना, है ना, बराबर है कि नहीं बराबर है, तो तभी हम उसे क्या बोलेंगे? जनरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ ऑल द फैक्टर्स जो है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैंने अपनी साइकिल पढ़ा है, पर 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ हर फैक्टर एक दूसरे पर डिपेंड है, पर 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए कोई भी देश की गवर्नमेंट काम करती है। एक उसका एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड, और उसकी टोटल सप्लाई, है ना। ये दोनों अगर इक्वालिटी में चल रहे हैं, देश तरक्की करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई नहीं होगी, मंदी नहीं। बट अगर ये दोनों में ऐसे रिलेशन आए कि डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई के मुकाबले तो महंगाई की तरफ चले जाती है, अगर डिमांड कम होने लगती है सप्लाई के मुकाबले तो मंदी की तरफ चले जाती है। तो ये हुआ है लॉकडाउन में, हमने कोरोना में देखा है। लोग सामान खरीद नहीं रहे थे, तो डेफिनेटली क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो लोगों ने खरीदा नहीं तो क्या हुआ फिर? आप समझ रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट कम, सेविंग कम। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? व्हेन दीज टूज आर इक्वल, जब ये इक्वालिटी में ला जाएंगे, है ना। अब ये इक्वालिटी में कौन लाएगा? डेफिनेटली पॉलिसी के थ्रू लाया जाएगा ना। अब 2 पॉलिसी बनाई जाती है इस देश में, एक टैक्स पॉलिसी, उसका बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं कि भाई कितना पैसा लोगों पे खर्च करना है जिससे लोगों का इनकम और कंजम्पशन बढ़े। और एक आपकी आरबीआई की तरफ से आती है मॉनेटरी पॉलिसी,
कि लोगों के पास मनी अवेलेबल हो जिससे डिमांड सप्लाई का गैप हमेशा कम होते रहे और इक्वालिटी का है ना। इसको आप फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, है ना। क्लियर है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बट इनको इक्वालिटी में लाने के लिए कितने सारे फैक्टर्स डिपेंड होंगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन आ चुका है, यानी महंगाई हो चुकी है, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, बट प्रोडक्शन एक्टिविटी में उतनी इंक्रीज नहीं हुआ है, उतना लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। चीजों के दाम बढ़ गए क्योंकि कुछ चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर महंगे हो गए, आईटी कंपनियां ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ थिंग्स, हो रहा है ना। अब डिमांड बढ़ी तो हम ऐसा क्या अज्यूम करेंगे कि लोगों के पास इनकम होगी, कहीं ना कहीं पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आप समझ रहे हो, है ना। फिर लोग सेव करेंगे पैसे को, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे ही हम अज्यूम करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर डिमांड बढ़ेगी, अब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है? सप्लाई को मैच करना है कि भाई डिमांड और सप्लाई इक्वलिटी में रहे, जिससे आपको ना महंगाई हो ना मंदी हो। बढ़ रही है तो सप्लाई से मैच करवाओ, कम हो रही है तो सप्लाई को स्टेबल करवाओ। आप समझ रहे हो ना कि सप्लाई कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए। लॉकडाउन में क्या हुआ था? लास्ट लॉकडाउन में अप्रैल मार्च में, है ना, या नोटबंदी के टाइम पर 8 नवंबर को अपनी नोटबंदी लगाई, लोगों ने मार्केट में तो कपड़े ला के रख लिए, दुकान भर के रख लिए, अपनी दिवाली का टाइम था। डिमांड हो गई आपकी कम, जीरो, और सप्लाई हो गया आपका ज्यादा। तो क्या हो गया था? फिर प्राइसेस क्या होने लगे थे? गिरने लगे थे, व्यापारियों की बैंड बज गई। तो आपको कोशिश करनी है कि दोनों चीजें ना हो, आपको दोनों की इक्वालिटी में लाना है। मतलब जितना डिमांड हो, मतलब टोटल डिमांड उतना ही टोटल सप्लाई। अगर देश के अंदर नहीं है तो बाहर से बुलवाओ, इंपोर्ट कर लो, बट दोनों के बैल, क्योंकि उससे प्राइस स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। प्राइस स्टेबिलिटी, यही तो काम है किसी भी सरकार का, बराबर है ना, कि वो सर्कल को मेंटेन करके रखे, है ना। वो सर्कल की हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड हो, एक दूसरे से आगे ना निकल जाए, या एक दूसरे से पीछे ना रह जाए, याद है ना वो सर्कल। तभी आपका बिजनेस साइकिल भी बराबर चलते रहेगा, है ना। आपको भी बिजनेस साइकिल में क्या करना है? ये अगर आपका पीक है और ये आपका लोअर साइड है, आपको यहाँ यहाँ घूमते रहना। मैं जानता हूं कि इक्वालिटी लाना डिफिकल्ट है, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो यहीं घूमते रहोगे तो चलेगा, एकदम ज्यादा मत हो जाओ, हाइपर इन्फ्लेशन डिप्रेशन में मत आ जाओ। साइकिल की तरह घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। और वो सरकार कैसे कंट्रोल करेगी उसको? उनकी बजट पॉलिसी से। वो हम पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में, और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई। आज सरकार, आज क्या है इस देश में स्थिति क्या है? सब प्रोडक्शन करने के लिए तो लोग बेताब है कि हमारा कोई सामान खरीदे, बट डिमांड भी तो होनी चाहिए। तो क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो बहुत सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। तो आप कैसा करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन इज सिंपल, देयर विल बी अ एग्रीगेट सप्लाई, लोग रेडी है, एक्सपेक्टेड सप्लाई। दुकानदार बोल रहा है मैं रेडी हूं सप्लाई करने के लिए, मैं चाहना चाहता हूं यहाँ पर ऊपर, बट डिमांड यहीं तक है, वो आगे नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा इतना सारा सप्लाई करके? तो मैं भी रुक जाता हूं यहीं तक, बराबर है। अब सरकार का काम है कि वो डिमांड को बढ़ाए। सरकार कैसे बढ़ाएगी? बजट। तो सरकार एक्सपेंसेस करे, लोगों के लिए रोजगार पैदा करे, लोगों के अकाउंट में पैसे डाले, सही, एक्सपेंसेस ये बजट में है। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो लोग सामान खरीदेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप समझ रहे हो, ऐसे पॉलिसी बनाए, उससे लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा, बराबर है। और दोनों को मगर इक्वलिटी में रखने की कोशिश करो, जिससे स्टेबिलिटी रहे, प्राइस में क्या रहे? स्टेबिलिटी। समझा क्या बोला मैंने आपको? क्या लिखा है? पढ़ो, सब लोग साथ में पढ़ेंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं जाएगा। व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम? मैक्रो इकोनॉमिक डील विद बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होता है मैक्रो इकोनॉमिक, लार्ज टोटल्स, लार्ज एग्रीगेट्स, और वो एग्रीगेट को एक दूसरे की इक्वालिटी में लाना, इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट, इट्स अ बिग चैलेंज जो हमारी गवर्नमेंट फेस करती है। तो उनके पास दो पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। बेसिकली तीन होती है, फॉरेन पॉलिसीज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ गया कि जो नहीं है वो खरीद लो, जो ज्यादा है उसे बाहर भेज दो, है ना। अब ये जो एग्रीगेट्स है एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है कि नहीं है? डिमांड पे बेस्ड है सप्लाई, सप्लाई बराबर ही नहीं बराबर, डिमांड होगी तो सप्लाई, सिंपली एक दूसरे पे डिपेंड है। कंजम्पशन होगी, है ना, बराबर है, मतलब इनकम होगी तो कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब सेविंग होगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंड होता है, एक दूसरे के फंक्शन है, वो एक दूसरे पे डिपेंड है। और जनरल इक्विलिब्रियम काय में डील करता है? बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी।
अभी बताया टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई इक्वल्स टू प्राइस स्टेबिलिटी। और तो डिमांड सप्लाई काय पे डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर्स पे, जो मैंने आपको अभी बार बार बता दिया है। तो सरकार का तो यही काम है। और ये डिमांड सप्लाई को कैसे इक्वालिटी में लाते हैं, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई को, बाय यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज। एंड व्हाट आर द पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब बजट, मॉनेटरी मतलब आरबीआई की पॉलिसी, कितने इंटरेस्ट पे लोन देना है, ओके। एंड फिस्कल मतलब बजटरी पॉलिसी, लोगों के लिए खर्च करना है या नहीं करना। डिफ्लेशन होगा तो खर्च करेंगे क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ानी है, और इन्फ्लेशन होगा तो खर्च को रोकेंगे। इन्फ्लेशन होगा तो टैक्स को बढ़ाएंगे कि लोगों के पास से बहुत सारा पैसा सरकार के पास आ जाए और चीज़ें भी सस्ती हो जाए। डिफ्लेशन होगा तो टैक्स को कम करें, सरकार चाहेगी कि लोग ज़्यादा खर्च करें। इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि कुछ ज़्यादा ही महंगाई आ गई है, लोगों का पैसा थोड़ा खींचते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कम लोग लोन लेंगे। और अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो इंटरेस्ट रेट को कम करो कि जिससे ज़्यादा लोग लोन लें और इन्वेस्टमेंट करें। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको, ओके। जनरली और जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन प्राइस इज स्टेबल एंड टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। ये तो क्लियर हो गया होगा। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स, इंटरडिपेंडेंस। जैसे वहां कैसा था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ नहीं है, एवरी फैक्टर इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो। इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज आया, अगर लोगों ने इन्वेस्ट करना कम या ज्यादा कर दिया, तो देखो क्या होगा, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। या तो मैं अपने बिजनेस में करूंगा, या मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, या अपने लिए घर के लिए कोई सामान खरीदूंगा। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा या अपनी क्लास के लिए स्टूडियो बनवाया, एग्जाम्पल। अब इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज आएगा तो डेफिनेटली जो क्या आएगा, रिजल्ट इनटू इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो रोजगार नहीं पैदा होगा ना। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नो इनकम, बराबर है कि नहीं बराबर है। आउटपुट कम हो जाएगा, पैसा नहीं होगा तो लोग आउटपुट नहीं बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट कम, आउटपुट नहीं बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इवेंचुअली आपकी जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी। इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। कैसे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे अभी सरकार चाहती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, सरकार चाहती है ना, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम किए। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आपके पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो आप प्रोडक्शन करोगे। आप समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन आएगा, समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो आपका क्या होगा, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन के बाद क्या होगी, फिर वो पैसा बचेगा तो सेविंग होगी, एंड देन इन्वेस्टमेंट। तो ये साइकिल ऐसी चलते रहेगी कि चलते रहेगी ना, क्योंकि अभी अभी इंडिया में रिसेशन चल रहा है, तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स, बराबर है। लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ बोलो, चेंजेस, किसमें चेंजेस आए, सब लोगों की, ध्यान देना, लोगों के धंधे बंद हो गए, मतलब बिजनेस में लोगों की सेविंग पे फर्क आया। सेविंग लो तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम। आप समझ रहे हो, इनकम कम तो कंजम्पशन कम, ऐसे साइकिल चलती है जो हमने कोरोना में देखा। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग, इट इज लाइक अ मैरी गो राउंड, सब एक दूसरे के पीछे, कौन नंबर 1 है नंबर 2 हमें नहीं पता, ठीक है। एग्जाम्पल भी अच्छा है, ओके, समझ में आया। हर वेरिएबल यहाँ क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड, हर वेरिएबल क्या है पर एक दूसरे पर डिपेंड। और अगर डिमांड, ओके क्लियर है बच्चों, हाँ जी। तो अपना ये टॉपिक पढ़ के हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को मैंने क्या बोलने की कोशिश किया, ओके ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंस मतलब एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स, तो अपन जरूर लिखेंगे इसमें, हर वेरिएबल क्या है एक दूसरे पे डिपेंड है। अभी आप बेसिक एग्जांपल भी दे सकते हैं जो हमारे देश में भी घट रहा है कि सर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम किया, इट लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट, if there will be more investment there will be more production, if there will be more production of goods and services there will be more employment, if there will be more employment there will be more income, more consumption, more saving and then further investment। समझ में आ रहा है। एंड देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस लेवल, फिर चीजें भी क्या होने लगेगी, महंगी होने लगेगी। पैसा आता है तो फिर महंगी होती है ना चीजें, जब लोग खर्च करने को रेडी है तो चीजों के दाम अपने आप बढ़ने लगेंगे, बराबर है ना। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कोशिश करो समझाने की, ओके। एंड इसको वाइस वर्सा कर देंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जब लोगों ने लास्ट ईयर गाड़ी नहीं चलाई 3 महीने लॉकडाउन में, तो क्रूड ऑयल के प्राइस और कच्चे तेल के दाम क्या हो गए थे, गिर गए थे, बिकॉज लोगों के पास पैसा था नहीं, पैसा था नहीं तो कंजम्पशन था नहीं, कंजम्पशन था नहीं तो प्राइस लेवल गिर गए, बिकॉज देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कुछ भी नहीं। ये 4 पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे आप, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ये 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो फिर अगले 4 पॉइंट मेरे लिए आसान हो जाएंगे समझाना। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई इक्वल्स टू प्राइस स्टेबिलिटी, तो हमें इन दोनों को मेंटेन रखना है। और ये दोनों काय पे बेस्ड है, बहुत सारे फैक्टर्स पे,
और ये फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? दो पॉलिसी से। एक पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है मनी फ्लो करके बैंकों के थ्रू, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, और एक पॉलिसी जो बजटरी पॉलिसी होती है कि लोगों पे खर्च करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मार्केट में बिजनेस साइकिल कौन सी है। इन्फ्लेशन होगा तो खर्च सरकार कम कर देगी, क्योंकि इसका मतलब प्राइस लेवल है, लोगों के पास पैसा बहुत है। डिफ्लेशन होगा, रिसेशन होगा, तो सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड बढ़ाने के लिए। ओके, क्लियर है? तो ये याद रखो, भूलना मत इस चीज को, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी पढ़ के हो गया, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, टाटा, ठीक है।